Student, today I will discuss the class 10 physics chapter electricity. In my previous videos, I have already discussed up to the electric current. Today I will discuss the Ohm's law, but before Ohm's law, I will discuss some important terms like voltmeters, ammeters, how we use it. After that, I will discuss the Ohm's law. Clear? So, in electric current, I define the electric currents. Rate of flow of charge is called electric current. One question is the very important related to electric current is electric current is the scalar or vector quantity. This is the very important question. आपसे कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है. तो देखा जाए तो ये फ्लो जो होता है हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है. जो हमारा करंट होती है फ्लो कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है. तो कहने वाले ये कहते हैं कि सर 2 एम्पियर्स की करंट है, फ्लो हो रही है प्लस से माइनस की तरफ. तो लगता है कि क्या है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ऐसा नहीं है. वेक्टर्स कुछ रूल होते हैं. रूल ये होते हैं कि वेक्टर्स जो होना चाहिए ना वो वेक्टर एडिशंस को फॉलो करना चाहिए. अगर वेक्टर हमारा या कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करती है तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी. क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी. कैसे स्केलर या कैसे वेक्टर होगी हम लोग देखते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ध्यान समझना. यहाँ से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से मैंने ले लिया 4 एम्पियर की करंट आ रही है. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, याद रखना. दो 90 डिग्री से हमने एक वायर से 3 एम्पियर करंट आ रही है, दूसरे से 4 एम्पियर की. जब इसको प्रैक्टिकली यहाँ मेजर किया गया था इस करंट को, ये थी हमारी 7 एम्पियर्स करंट मिली थी. कितनी मिली थी, 7 एम्पियर. अब हमको क्या देखना है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी रहती, ध्यान समझना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी रहती तब कैसा हमारा करंट मिलता. जैसे एक हमारा ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर. तो वेक्टर एडिशन हम लेते हैं तो ये हमारा ये वेक्टर एडिशन होता है. तो आप लोग जान रहे हो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 एम्पियर. तो अगर ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी रहता तो हमको 5 एम्पियर की करंट यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. करंट कितनी मिली थी, 7 एम्पियर. तो प्रूफ हो गया कि स्केलर सम है. इसका अलजेब्रिक सम सिंपल लेना है, 3 + 4 = 7. तो हमारा कौन सी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी. अब ओम्स लॉ की हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है. उसके पहले कि आप करंट को कैसे मेजर करते हैं. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट by which we can measure the current? Ammeter. Ammeter is the device or instrument by which we can measure the electric current. तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को हमें मेजर करना. तो एमीटर को हमेशा हम लोग कैसे यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं. एक एमीटर हम लोग यहाँ इस सर्किट में लगा दिए. जैसे एक बैटरी थी, जैसे 3 वोल्ट की मान ली मैंने बैटरी ले लिया, और यहाँ से ऐसे एक रेजिस्टेंस हमने लगाया, मान लो बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ ऐसे करंट फ्लो कर रहे थे. इस करंट को मेजर करना हो तो इसके सीरीज में हम लोग क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, एमीटर. एमीटर क्या है, एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली इनटू एम्पियर. It always use in a series with a resistance. रेजिस्टेंस है, बल्ब, फैन, कुछ भी है, तो उसके अगर करंट को आपको मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एमीटर यूज करेंगे. एमीटर किस में यूज करेंगे, सीरीज में यूज करेंगे. ये हमको बता देगा. अभी आपसे कोई पूछ दे कि ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप कितना हुआ ये मेजर करने के लिए आपको कोई बोलता है तो उसके लिए आप वोल्ट मीटर का यूज करोगे. किसका यूज करोगे, वोल्ट मीटर का. और वोल्ट मीटर यूज कैसे होता है, वो होता है पैरेलल यूज होता है. कैसे यूज होता है, पैरेलल यूज होता है. ये हमने एक वोल्ट मीटर का यूज कर लिया. तो ये मीटर का यूज कब करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं. तो मीटर का यूज हम लोग करते हैं कि जब हमको करंट निकालनी होगी. या वोल्ट मीटर का यूज हम लोग करते हैं जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग पैरेलल यूज करेंगे, इसको सीरीज यूज करेंगे. अब एक क्वेश्चन बनता है कि इसको सीरीज यूज करने से इसके आइडियल कंडीशंस क्या होते हैं. तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, वेरी लो. अगर हम एक एमीटर की बात करते हैं, गुड एमीटर की बात करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए. इसकी अपनी रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए. एक आइडियल एमीटर की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. वोल्टमीटर की हम बात करें तो एक आइडियल वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए. आइडियल है तो सिंपल वोल्टमीटर जो यूज हम लोग करते हैं तो वेरी हाई होता है इसका क्या रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जो एमीटर का, वोल्टमीटर का क्या हुआ, एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो, आइडियल है तो 0. वोल्टमीटर का वेरी हाई, आइडियल है तो इनफाइनाइट. अब बात करना है
कि ठीक है भाई, अब क्यों इस सीरीज में क्यों ये बोल्ट पैरेलल लगाया जाता है, तो ये क्लास 12 में आपको बताया जाएगा। बस कारण ये होता है कि ऐसे करंट जब इसमें फ्लो हो रही है तो हमको डायरेक्टली करंट को टोटल मेजर करना है, किसी दूसरे डायरेक्शन से करंट न जाए, क्योंकि जब हम लोग पैरेलल लगाएंगे तो इससे भी करंट फ्लो करने लगता है, तो करंट की एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगी। और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच निकालना हो तो इसलिए पैरेलल लगाते हैं कि उन दो पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग आज पढ़ते हैं, ये होता क्या है समझते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, पहले एक सर्किट में बनाते हैं। सर्किट क्या है, एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का करंट इसमें मेजर करने के लिए एक हमने एमीटर लगा लिया, ठीक। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक हमने वोल्टमीटर लगा लिया, सिंबल V से डिनोट करते हैं। इसको एक हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब यहाँ पे एक हमने रियोस्टेट का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया, रियोस्टेट का। RH रियोस्टेट, ये है बैटरी, वोल्टमीटर, ये मीटर, ये है हमारा रेजिस्टेंस, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। अब इसमें मेन हम देखें तो एक हमारा वोल्टमीटर, एक एमीटर, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि इसका यूज करके हम लोग करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते, टू कंट्रोल द करंट। करंट का कंट्रोल करने का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ा के घटा के हम लोग करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब ओम ने क्या बताया था, ओम ने कैसे इसको डिफाइन किया था, इसको हम लोग सिंबल देखते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना, वैसे हम लोग बनाते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ओम का स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में बताया कि इस सर्किट में, यही सर्किट मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जो हमने रेजिस्टेंस ले लिया हुआ है, मान लो इसका लेंथ L है और जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या है, A है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। कैपिटल A ले लेता हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। इसको जब हम लोग यहाँ पे यूज़ किए तब हमको ओम्स का स्टेटमेंट जानना था। ओम ने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया क्या था कि अब एमीटर को मान लो यहाँ पे करंट की वैल्यू, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू, एक प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ। अगर मान लिया जाए कि छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि करंट हमारी 1 एम्पियर थी, उस समय वोल्टमीटर को जब उन्होंने रीडिंग देखा तो 2 वोल्ट बता रहा था। जब करंट को उन्होंने 2 एम्पियर बढ़ा के किया तो देखा वोल्टमीटर की जो रीडिंग थी वो 4 हो गई थी। जब करंट को उन्होंने 3 एम्पियर किया तो देखा वोल्टमीटर की रीडिंग 6 हो गई। ये कब आया था, ये आया था एक आइडियल कंडीशन। वो आइडियल कंडीशन क्या थी उसको समझते हैं। स्टेटमेंट इनका पहले देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, then potential across the conductor is directly proportional to current flowing through it. Potential across the conductor is directly proportional to current flowing through it. मतलब क्या था कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट सेम रहे, फिजिकल स्टेट में क्या आ जाएगा, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर। कुछ बुक्स में टेम्परेचर लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ द वायर आर द रजिस्टर इज आर कंडक्टर इज सेम, तो आप टेम्परेचर भी लिख सकते हो। लेकिन फिजिकल स्टेट में लेंथ, एरिया, अगर लेंथ को हम लोग छोटा कर देते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं, एरिया को छोटा कर दो, वहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। तो आपको उसकी फिजिकल स्टेट को, जो भी बाहरी स्टेट आपको दिख रहा है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। उस केस में जब हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख रहे हो कि जब 1 था तो 2 था, जब ये 2 टाइम्स बढ़ा तो भी 2 टाइम्स बढ़ा, ये जब 3 टाइम्स बढ़ा तो भी क्या हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो उन्होंने बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्लियर? इफ यू रिमूव दिस और व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देन हियर अ कांस्टेंट विल कम R। This R is called resistance. This R is called resistance. Then here R is equal to V upon I. ध्यान से भी देखना, इस एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा है कि 1 पे 2, 2 पे 4, मीन्स जितने टाइम्स I इंक्रीज हो रहा है उतना ही टाइम्स क्या हो रहा है, V इंक्रीज हो रहा है, या जितने टाइम्स V डिक्रीज हो रहा है उतने टाइम्स I डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू R I, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। दिस कांस्टेंट R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दिस कांस्टेंट R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एंड R की यूनिट ऑफ R क्या होगा, यहाँ से देख लो, V अपॉन I है, तो V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर,
तो इसको हम लोग वोल्ट अपॉन एम्पियर, बट ये ओम्स ने एक्सपेरिमेंट को किया था, ओम ने बताया, तो उनके रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट रखी गई है ओम, OHM सिंबल आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो पहला जो होता है रेजिस्टेंस की डिपेंड करने की जो प्रॉपर्टी है, वो ये सर्किट आप देख रहे होगे, इसको मैं यूज करता हूँ। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 2 मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 ओम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। सेम वायर अगर 1 मीटर का आप लिए हो, उसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, तो 2 मीटर का लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, दिखाई दे रहा होगा। एंड आर इज डिपेंड्स, याद रखना, प्रोपोर्शनल नहीं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब ये कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या बढ़ता है, लेकिन रेशियो नहीं है, सेम रेशियो नहीं है। ऐसा नहीं कि 20 डिग्री पे 2 ओम था तो 40 डिग्री पे 4 ओम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस बढ़ेगा, ये ध्यान देना है। क्या होगा, बढ़ेगा। उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाएगा। ये फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान देख लेना। 80 डिग्री पे टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 1 है। अल्फा हमारा क्या है, लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट है, लीनियर कोफिशिएंट है लेंथ का। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो प्रोपोर्शनल कहीं भी नहीं है वैल्यू, तो ये था। और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ जो हमारा होगा 1 2 3 और फोर्थ जो होता है मटेरियल डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस। आप देखे होगा कि हम लोग घरों में एक्चुअली हम लोग को यूज़ करना चाहिए सिल्वर का, लेकिन वो कॉस्टली होता है, तो हम लोग सिल्वर के वायर न यूज़ करके किसका यूज़ करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम का। तो कॉपर एल्युमिनियम यूज़ करने से क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस लो होती है। वो मटेरियल प्रॉपर्टी है कि कॉपर का रेजिस्टेंस भी लो होता है, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस भी लो होता है, तो इनका हम लोग यूज़ करते हैं। और भी हमारे सबस्टेंसेस हैं, उनका जो क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ये हमारा था ओम्स लॉ, हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा। आगे हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना और बताना कैसा लगा आपको ये टॉपिक कमेंट के हेल्प से। थैंक यू। अब मैं वीडियो ऑफ कर रहा था, लेकिन एक टॉपिक इसमें और मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे आता है, इनकी दोनों के बीच में ग्राफ कैसे आएगा, V और R के बीच में हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। जब प्रोपोर्शनली है तो आपने पढ़ा होगा ना, क्लास 9 में पढ़ा होगा, ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े होगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे आता है। इस पे मैंने V ले लिया, यहाँ पे I ले लिया। जिस करंट की वैल्यू को यहाँ रखा, वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ रखा। एक वैल्यू मैंने लिया हुआ था कि करंट 1 था तो वोल्टेज 2 था, करंट 2 था तो वोल्टेज 4 था, करंट 3 था तो वोल्टेज 6 था। अगर इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ले लें तो देखेंगे ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मीन्स आर, कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेट लाइन आएगा। कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आर नहीं है, V है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो V और I का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ गया। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग स्लोप निकाल लें, थीटा स्लोप tan थीटा इसका टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। एक एंगल छोटा सा, एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे। तो ये वैल्यू मान लो, ये वैल्यू हमारी है V, ये वैल्यू हमारी है I। tan थीटा यही तो आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इतने डिस्टेंस का क्या है, V। ये हमारे बेस की वैल्यू क्या है, I। तो tan थीटा इक्वल टू V अपान I, यही tan थीटा क्या होगा, R होगा। तो R इक्वल टू V अपान I। ये हमारा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। अब इस पे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस करके बताना। ओके, थैंक यू।